हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आपको बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन के पेपर बिल्कुल सॉल्व, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, एनवायरमेंटल स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होंगे। और बीकॉम थर्ड ईयर के जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो न्यू सिलेबस के जो एमसीक्यूज हैं सब्जेक्ट्स के, वो सारे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में तकरीबन 32,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप के कंपटीशन से रिलेटेड भी हैं, तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं। बच्चों देखिए, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि क्योंकि 2020 में आप सब जानते हो कि एग्ज़ाम नहीं हुए थे कोविड-19 की वजह से, केवल बीए, बीकॉम, बीएससी थर्ड ईयर का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ था 2020 का, जो कि मैंने कल जो था अपलोड कर दिया था। तो जो मेरे चैनल पर नए हों तो वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। प्लेलिस्ट आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल भी सारे पेपर्स की अवेलेबल हो जाएगी। तो उसमें मेरे पास एक सेट 2018 का अवेलेबल हो चुका है, और तीनों सेट मेरे पास जो बीए पार्ट फर्स्ट में आया था, बीकॉम में आया था और बीएससी में आया था, 300 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो तीनों मेरे पास सेट जो हैं वो रेगुलर के अवेलेबल हो चुके हैं। प्राइवेट के थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, तो फिलहाल मैंने रेगुलर के अवेलेबल कर लिए हैं। तो ये आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे सब बच्चे सामने, तो ये बीए में आया हुआ जो है आपका सेट है। ठीक है बच्चों, चलिए हम सीधा क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ, और आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है मार्केट से आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लेलिस्ट मेरी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और बच्चों को भी बताइएगा तो वो भी बेनिफिट ले सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो वो होते हैं स्वपोषी। 2, निम्न में से कौन सा एक चरागाह पारितंत्र का तृतीयक उपभोक्ता है, तो वो होता है बाज। 3, खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल किसके हस्तांतरण से संबंधित है, तो वो है बच्चों ऊर्जा से। एक जलक्रमक का चरमोत्कर्ष समुदाय हो सकता है, वो होता है वनचरण। एक मरुक्रमक में प्रारंभिक समुदाय हो सकता है, तो वो हो सकता है क्रस्टोज लाइकेन। ध्यान रखना, क्रस्टोज लाइकेन। बच्चों पेपर टिपिकल आता है, ध्यान रखना, भले चाहे मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर में ऐड नहीं होते हैं इस वाले एनवायरमेंटल स्टडीज के और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के, लेकिन आपको स्पोर्ट्स में तो 40 नंबर लेने जरूरी हैं, और इस पेपर में एनवायरमेंटल स्टडीज में 33 नंबर लेने जरूरी हैं। और जब भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का है वो 100 मार्क्स का पेपर है, तो उस 100 में से वो मार्क्स आपके ऐड होते हैं, यानी उसका टोटल आपके मार्क्स में जुड़ता है। तो आपके मार्क्स उसमें ऐड होंगे तो आपकी परसेंटेज बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, वही वाला पेपर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव। तो आप ढंग से उस पेपर की स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है, सीधा। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। जैसे नंबर फर्स्ट उत्पादक, उसके बाद सेकंड प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद होता है आपका फिफ्थ द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, और सबसे लास्ट में होता है अपघटक। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि उत्पादक के बाद प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और लास्ट में अपघटक। 8 है कि संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, तो वो होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। 9, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर विसरित होने वाली
ऊर्जा का प्रतिशत है, तो वो है आपका 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है वाई आकार का प्रतिरूप। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य होता है। मरु या पूरा नाम होता है मरुस्थलीय पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो देखिए झाड़ियां भी, कैक्टस भी और लाइकेन भी, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है। चरागाह पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका टिड्डा। निम्न में से भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो वो होता है आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत में पाया जाता है, तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, है ना। ट्रांस हिमालय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश और दक्कन पठार, तो सही आंसर है ये सभी। आवास की क्षति होने पर किसकी क्षति होती है, तो जैव विविधता की क्षति होती है। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सा जीव विलुप्त प्राय है, देखिए तीनों ही हैं, बंगाल टाइगर भी, एशियाई शेर भी और काला हिरण भी, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्राणी उद्यान mRNA लाइब्रेरी उदाहरण है किसका, ऑप्शन बी XC2 का। ठीक है ना, XC2 संरक्षण के। हरित गृह प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, पैदा करने वाली कौन सी मुख्य गैसें हैं, तो देखिए वो दोनों हैं, CO2 भी और CH4 भी, तो सही आंसर है ए और बी दोनों। ओजोन परत में छिद्र का कारक कौन सा है, तो वो है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है CFC। ठीक है, ये ओजोन परत में छिद्र का कारक है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारक है, देखिए तीनों ही हैं, औद्योगिक अपशिष्ट से भी, अपमार्जक से भी और कीटनाशी से भी, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। वह डेसिबल जिसके पार करने पर ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है, वो होती है 80 डेसिबल। ये डीबी जो है इसकी यूनिट है डेसिबल। ठीक है ना, 80 डेसिबल सही है। तापीय प्रदूषण का कारण है, देखिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। थर्मल पावर प्लांट में शीतलक की तरह प्रयुक्त जल और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में शीतलक की तरह प्रयुक्त जल, तो सही आंसर है ये देखिए ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, तो कई बार बताया मैंने रिक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ की सहायता से ही हम भूकंप को नाप सकते हैं। ठीक है। भौम जल स्तर की गहराई अलग अलग मौसम के अनुसार घटती है या बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 27 का आंसर है। भारत के किस भाग में सामान्यतः आते हैं, तो वो आते हैं तटीय क्षेत्रों में। ठीक है। चक्रवात का सबसे शांत हिस्सा होता है उसका केंद्र। ठीक है। भूस्खलन प्राय होते हैं, तो आप सब जानते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। बाढ़ के कारक हैं, दोनों ही होते हैं, भारी वर्षा भी और बांधों का टूटना भी, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है। सतत विकास लाभकारी है, देखिए वो इंसान के लिए भी है और पर्यावरण के लिए भी है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एड्स होता है विषाणु के द्वारा, है ना, HIV विषाणु के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर किसमें शुरू किया गया था,
तो वो दिया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में भी आया हुआ है और आपके यूटेट और सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो एक्चुअली कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है? देखिए तीनों ही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है और नगरीकरण भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। तिबलासी कॉन्फ्रेंस 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए तीनों ही थे, श्री आई के गुजराल, पूरा नाम है इंद्र कुमार गुजराल, हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, है ना, और डॉक्टर एम आर शाह और डॉक्टर देशबंधु। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो हुआ था 1993 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 37, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर है, तो वो है आपका 1.2%। भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? बिहार में। निम्न में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रित करने का साधन है? देखिए दोनों ही हैं, शिक्षा भी और परिवार नियोजन भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वो है हेली राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 किसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था? तो वो देखिए वनस्पतियों के और जीव जंतुओं के दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस सन में हुआ? ये भी कई बार पूछा गया है। ये भी 1973 में। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। नाभिकीय ऊर्जा परिणाम है, देखिए वो परमाणु संलयन का भी है और परमाणु विखंडन का भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। परमाणु ऊर्जा द्वारा पैदा होने वाला प्रमुख संकट कौन सा है? देखिए वो विकिरण भी है और तापीय प्रदूषण भी है। तो सही आंसर है ए और बी दोनों। सामान्यतः आणविक ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी तत्व है, वो है U-235। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है U-235। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, देखिए तीनों ही प्रकार की ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा भी, विद्युतीय ऊर्जा भी और रासायनिक ऊर्जा भी। ठीक है। 47, निम्न में से कौन से अपशिष्ट पदार्थों का चक्रांकन हो सकता है? तो देखिए तीनों का हो सकता है, कागज का भी, कांच का भी और तेल का भी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। जंगल की आग का कारक है, तीनों ही हैं, इंसानी लापरवाही, आसमानी बिजली और घर्षण। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 49, यमुना नदी का स्रोत है, तो वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, ध्यान रखिएगा। 51, भारत का सबसे पुराना बांध किस नदी पर बनाया गया था? कावेरी पर। निम्न में से कौन सा या कौन से ऊर्जा के पुनः नवीन ना होने वाले स्रोत हैं? देखिए कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। निम्न में से कौन सा या कौन से ऊर्जा के पुनः नवीन होने वाले स्रोत हैं? देखिए जलीय ऊर्जा भी हो सकती है, भूतापीय ऊर्जा भी हो सकती है और पवन ऊर्जा भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। वह राज्य जिसमें डांची गाम अभयारण्य स्थित है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में ही डांची गाम अभयारण्य स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी।
निम्न में से कौन सी मानव जन्य आपदाएं हैं? देखिए तीनों हैं, आग भी, युद्ध भी और औद्योगिक दुर्घटना भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। भारत की पहली जल विद्युत शक्ति परियोजना है तो वो है शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम। 58। देखिए मैचिंग करनी है ना, मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन ए करेक्ट है। जो गिर है वो चीता से संबंधित है। जो कांचीरंगा है, कांचीरंगा, वो हाथी से संबंधित है। ठीक है। कार्बेट जो है अभी मैंने आपको बताया था वो चीता से रिलेटेड है। ठीक है। और जो डाचीगाम है वो आपका हगुल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए 59। फिर उनके राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। जो बांधवगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। जो आपका रणथंबोर है वो आपका राजस्थान में है। रणथंबोर आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में है। ठीक है। जो आपका गिर है वो गुजरात में है। और जो आपका डी है सिमलीपाल वो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। विस्थापन का मूल कारण है, देखिए दोनों ही है, निर्धनता भी और बेरोजगारी भी। निम्न में से कौन सा भारत का एक विलुप्त प्राय वन्य जीव है? देखिए तीनों ही हैं, गंगेटिक डॉल्फिन, ब्लैक ईगल और हुलूक गिबन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स की सर्वप्रथम पहचान की थी किसने? मेयर्स ने। जैव विविधता के हॉटस्पॉट की सर्वप्रथम पहचान मेयर्स ने की थी। निम्न में से कौन सा इन सिटू संरक्षण का प्रकार है? तो देखिए ये सभी हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान भी और आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी और सेक्रेड ग्रोव भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्न में से कौन सा एक्स सिटू संरक्षण का प्रकार नहीं है? तो वो है आपका राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है। वनों से हमें क्या मिलता है? देखिए तीनों चीज मिलती है, औषधि भी मिलती है, रेजिन भी मिलती है और पल्प भी मिलता है, जिससे पेपर बनता है ना, पल्प। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब बनी थी? वो बनी थी 1883 में। 1883। रामसर क्षेत्र किन विभिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करता है? मुर्गाबी आवास। मुर्गाबी आवास। पर्यावरण को इन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए तीनों ही श्रेणियों में, वायुमंडल भी, जलमंडल भी और स्थलमंडल भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से किससे अधिक होता है? तो वो होता है 5670 वर्ग किलोमीटर से अधिक। 5670 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से कौन सा एक बाघ अभ्यारण्य नहीं है? वो है आपका नंदा देवी। ठीक है। जली हुई मृदा में पैदा होने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पायरोफिलस। पायरोफिलस। ठीक है। अपक्षयित चट्टान मृदा के किस हॉरिजन में पाई जाती है? होती है आर में। ठीक है, आर। निम्न में से कौन सा मृदा अपरंदन का प्रकार है? देखिए दोनों ही हैं, पर्त कटाव भी है और तीव्र प्रवाह कटाव भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। लाइकेन उदाहरण है किसका? सहजीविता का। ठीक है, चलिए 75। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव कारक नहीं है? वो है मानव। निम्न में से कौन सा मृदा अपरंदन का कारक है? देखिए तीनों ही हैं मृदा अपरंदन के, बहता जल भी, वायु भी, समुद्र भी। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्न में से कौन सा जलवायवीय कारक है?
वो है ऊंचाई। ठीक है, जलवायु कारक होता है ऊंचाई। निम्न में से कौन सा एक स्थलाकृति कारक नहीं है? वायुमंडल। अडैफिक शब्द संबंधित है मृदा से। किस जीव के पूर्ण आकार एवं ताप के मध्य संबंध दर्शाया जाता है? वो है बर्गमैन के नियम द्वारा। बर्गमैन के नियम द्वारा। ठीक है। निम्न में से कौन सा संस्थान प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए कार्यरत है? ठीक है, तीनों ही हैं। नीरी जो है वो नागपुर में है, आईटीआरसी लखनऊ में है, सीपीसीबी नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी, ये सभी। ये तीनों मैं अलग अलग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि नीरी का संस्थान कहां पर है, तो वो नागपुर में है। आईटीआरसी कहां पर है, वो लखनऊ में है। और सीपीसीबी कहां है, वो नई दिल्ली में है। तो ये शहर के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। डायपॉस अवस्था सामान्यतः पाई जाती है कीटों में। मरुद्भिद पौधे सामान्यतः पाए जाते हैं मरुस्थल में। ठीक है। जलीय पादप पाए जाते हैं जल में। निम्न में से कौन सा भूकंप जनित प्रभाव है? देखिए तीनों ही होते हैं, लोगों की मृत्यु भी, आग का फैलना भी और बांधों को हानि भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस मुख्यतः उत्तरदायी है? वो है आपकी CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। फाइटोकेमिकल स्मॉग का प्रमुख अपघटक है, वो है NO2। कान का पर्दा किस डेसिबल फट जाता है? डेसिबल यानी जब बहुत ज्यादा शोर होता है, जैसे डीजे की आवाज हो गई, ट्रेन की आवाज हो गई, है ना। तो डेसिबल की यूनिट में हम ध्वनि को, प्रदूषण को मापते हैं। 160 डेसिबल। अगर 160 डेसिबल तक किसी की आवाज होती है या शोर होता है, जैसे डीजे की आवाज मान लीजिए बहुत तेज है, ट्रेन की आवाज बहुत तेज है, तो 160 डेसिबल पर कान का पर्दा फट सकता है। ठीक है। BOD है, देखिए पूरा नाम कई बार बता चुका हूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। DO के किस परिमाण पर जल में मछलियां दुर्लभ हो जाती हैं? ठीक है। तो वो देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 4 से 5 ppm पर। 4 से 5 ppm। फ्लोरोसिस होता है, जो फ्लोरोसिस होता है वो फ्लोराइड से होता है। ठीक है। जापान में मिनीमाटा महामारी पानी में किसके संदूषण के कारण हुई? वो हुई HG के कारण। HG। ठीक है। अम्लीय वर्षा का कारण है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है। GAP यानी गैप की शुरुआत कब की गई? वो 1986 में की गई थी। ध्यान रखिएगा 1986 में गैप। ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन आता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? देखिए ना तो गुजरात है, ना आंध्र प्रदेश है, ना उड़ीसा है। गुजरात में भी बाढ़ आती है हर साल, आंध्र प्रदेश में भी आती है और उड़ीसा में भी आती है। तो इनमें से कोई नहीं। हाँ, राजस्थान का नाम देता तो शायद वो आंसर हो सकता था। NRCP का मुख्य उद्देश्य है, वो है नदियों के जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्रों द्वारा उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट किस रूप में हो सकता है? देखिए वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में हो सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। निम्न में से कौन से रेडियोधर्मी अपशिष्ट सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं? देखिए तीनों ही, SR90 भी, CS137 भी और I131 भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 99 चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? यह हुई थी 1986 में। ठीक है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1986 में हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी
जो दुर्घटना हुई थी वो 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ठोस अपशिष्ट है? देखिए, उड़न राख भी है, टूटा कांच भी है और प्लास्टिक कंटेनर्स भी है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। और देखिए बच्चों, ये जो है आंसर शीट भी है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टैली भी कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल से मेरे को अवेलेबल हुए हैं। अभी मेरे पास 3 सेट हो रहे हैं इसके, 2019 का बीएससी फर्स्ट ईयर का और आपका 2019 का जो है बीकॉम में भी आया हुआ मेरे पास पेपर है, बीकॉम। ठीक है, तो तीनों सेट मेरे पास अवेलेबल हैं और एक सेट 2018 का भी मेरे पास में है। तो वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे देखो, आपको पेपर देख करके पता लग गया होगा कि पेपर किस टाइप का आता है ना। जो अब के बच्चे हैं अब जो पेपर दे रहे हैं 2021 में, तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन पेपर इतना आसान नहीं आता है। तो जो बच्चे इसको अगर सीरियसली ना ले रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि पेपर टफ आता है और इसमें बच्चे फेल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप इनको ढंग से अच्छे से आप इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 3 प्लेलिस्ट हैं, आप तीनों प्लेलिस्ट की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।